सबसे पहले क्लासिफिकेशन करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड का। क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाई कितने पार्ट्स में किया गया जरा आप चेक करो। क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो मॉलिक्यूलर सॉलिड, फिर आयनिक सॉलिड, फिर कोवलेंट सॉलिड, और उसके बाद होता है हमारे पास मेटालिक सॉलिड। जानते हो, एक तो होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक होता है आयनिक सॉलिड, एक होता है कोवलेंट सॉलिड, एक होता है मेटालिक सॉलिड। ठीक है, अब उनके एग्जांपल दिए हैं। मैं आपको जो थ्योरी पढ़ाऊंगा ब्रीफ में पढ़ाऊंगा, ध्यान रखिएगा, और आपको डिटेल में अगर पढ़नी है तो इनके लेक्चर्स ऑलरेडी हम लोग करवा चुके हैं। ठीक है, बट आपको आइडिया लग जाएगा कि ये सब चीजें हैं उसके अंदर। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड आपके 3 तरह के होते हैं। एक तो नॉन पोलर, जैसे एग्जांपल के तौर पे H2 एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है जो कि नॉन पोलर है, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर कोई पोल यानी कि कोई भी प्लस या माइनस वी कैन से पोलैरिटी होती ही नहीं है। एक होता है पोलर, जिनमें आपको मॉलिक्यूल के ऊपर पोलैरिटी दिखेगी, हाइड्रोजन पे प्लस दिखेगा, Cl पे माइनस दिखेगा, पोलैरिटी दिखेगी, तो ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। एक होता है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, जैसे कि H2O इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। एक होता है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड का मतलब NaCl, एग्जांपल से समझ जाओगे बहुत इजीली। आयनिक सॉलिड जिसके अंदर स्पेशली आयंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। कार्नियल होता है और इलेक्ट्रॉन वो अलग है, कार्नियल और इलेक्ट्रॉन अलग चीज है। यहां पर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दिखेंगे, Na+ एंड Cl-, उसका सिंपल एग्जांपल है NaCl। ठीक है, एक होता है कोवलेंट सॉलिड, जैसे कि डायमंड, तो इनमें कोई आयंस नहीं होता है। डायमंड आपको पता है कार्बन से मिलकर बनता है, वही स्ट्रक्चर है। डायमंड कोवलेंट सॉलिड का एग्जांपल है। फिर होता है मेटालिक सॉलिड, जिसके अंदर एक तो कार्नियल होता है और एक उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, आयरन, जिसमें सिर्फ Fe के आप लोगों को क्या मिलेंगे, पार्टिकल्स मिलेंगे। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 टाइप होते हैं, और ये आपको ध्यान रखना है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड, ये 4 होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड खुद 3 तरह का होता है, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हम चलते हैं और आगे। फिर अब 7 तरह के क्या होते हैं जरा आप चेक करो। 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल क्रिस्टलाइन, ब्रेविस लैटिसेस भी कहते हैं। 7 तरह के टोटल ब्रेविस लैटिसेस होते हैं। आप लोग ध्यान से समझना, 7 तरह के टोटल ब्रेविस लैटिसेस होते हैं। ठीक है, सॉरी, 7 तरह के आपके जो स्क्वायर यूनिट्स होते हैं, प्रिमिटिव यूनिट 7 तरह के होते हैं, और उसमें भी सिंपल, क्यूबिक, सिंपल, और उसके अलावा बॉडी सेंटर्ड, और उसके अलावा कौन सा होता है, फेस सेंटर्ड। अगर इनको मिला दिया जाए तो टोटल 14 तरह के ब्रेविस लैटिसेस होते हैं। तो 7 तरह के प्रिमिटिव यूनिट्स होते हैं। वो कौन कौन से, जरा मैं आपको वो दिखा दूं। 7 तरह के प्रिमिटिव यूनिट में सबसे पहला आता है क्यूबिक, मोस्ट सिमेट्रिकल यूनिट होता है। ध्यान रखना, दिस इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जरा आप चेक कर लो, अब ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 तरह के क्रिस्टल लैटिसेस होते हैं। 7 तरह के आप लोगों को क्रिस्टल लैटिसेस या प्रिमिटिव यूनिट्स मिलेंगी। उसमें सबसे पहला सिस्टम होता है क्यूबिक। ये मोस्ट सिमेट्रिकल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें A B C सारी साइड्स बराबर होती हैं, और अल्फा बीटा गामा ये 90 डिग्री एंगल होता है। क्यूबिक यूनिट सेल, सुने हो, 7 तरह की यूनिट सेल के अंदर पहली यूनिट सेल होती है क्यूबिक यूनिट सेल, जो कि मोस्ट कॉमन यूनिट सेल है, और इसी के बिहाफ में हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं। आपको पता है? अच्छा, अब क्यूबिक यूनिट सेल के एग्जांपल कौन कौन से हैं? जिसमें ABC बराबर होता है अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होता है। इनके एग्जांपल है कॉपर की क्यूबिक यूनिट सेल होती है, जिंक ब्लेंड की क्यूबिक यूनिट सेल होती है, KCl की क्यूबिक यूनिट सेल होती है, NaCl की क्यूबिक यूनिट सेल होती है। अब कई बार इन्हीं में से एग्जांपल पूछ लिया जाता है। क्यूबिक के बाद आता है टेट्रागोनल। क्या आता है? टेट्रागोनल, जिसमें देखो जरा ध्यान से, ये तो अभी 90 डिग्री है, नहीं बदला है। ऊपर भी 90 था, ये भी 90 है, अल्फा बीटा गामा 90 है, लेकिन ऊपर था A B C। अभी क्या है? A B इज नॉट इक्वल टू C, बदल गया यहां पे। जब A B हो पर B C के बराबर ना हो और अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री हो, तो उसको बोलते हैं टेट्रागोनल। याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। इसके एग्जांपल कौन से हैं? जैसे कि टिन, व्हाइट टिन, इसके अलावा टिन ऑक्साइड, इसके अलावा टाइटेनियम ऑक्साइड, इसके अलावा कैल्शियम सल्फेट। अभी टेबल बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद करनी है। उसके बाद तीसरी प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन सी है? दैट इज ऑर्थोरोम्बिक, जिसको हम लोग रोम्बिक भी कहते हैं। ऑर्थोरोम्बिक, क्या फर्क है इसमें? देखो, ये अभी भी 90 ही है, इसमें नहीं बदलाव किया है। बदलाव कहां किया है? यहां पे, जरा आप चेक करो। ऊपर था A B C, अब क्या है? A B के बराबर है, बट B C के बराबर नहीं है। अभी क्या है? तीनों ही बराबर नहीं है। लुक एट इट, इसको बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक। क्लियर हो गया? अभी तक ये तीनों बराबर ही चल रहे हैं, इनमें मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं करी। अभी तक बदला है सिर्फ इसके अंदर, दिखाई दे रहा है सब लोगों को, सिर्फ इसमें बदला है। तो 3 यूनिट सेल अपने आप याद हो जाते हैं, क्यूबिक, टेट्रा एंड ऑर्थो। याद रहेगा, CTO, लुक एट इट, CTO। तो C मने क्यूबिक, T मने टेट्रागोनल, O मने ऑर्थोरोम्बिक। उसके बाद आते हैं नीचे, और ये कैसे प्राप्त हुए आपको, कैसे मिले आपको? जब आपने इनको तो बिल्कुल छेड़ा ही नहीं। किसको छेड़ा? सिर्फ इसको।
सीटीओ आपको कैसे मिला? सीटीओ आपको सिर्फ इनको वेरी करने से मिला, इनको आपने छेड़ा ही नहीं। उसके बाद कौन आता है? मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में आप देखो, अभी तक आपके क्या चल रहे थे? ए बी सी के बराबर नहीं है अभी भी, अब ए बी सी के बराबर नहीं है। अब देखो ये सिमिलैरिटी है, यहां पे ए बी सी के बराबर नहीं है, बट यहां पर आते हैं अल्फा और गामा 90 है लेकिन बीटा 90 नहीं है। अभी इसको आपने नहीं छेड़ा, ऊपर से एज इट इज नीचे उतर के आ गए। अभी तक सब कुछ यहां पे बराबर चल रहा था, अब इसको छेड़ो, इसको छेड़ो, इसको छेड़ोगे तो अल्फा और गामा 90 लेकिन बीटा 90 नहीं है। अब छेड़ दिया एक को, आ गया समझ में? अभी तक तो तीनों बराबर चल रहे थे, अभी हम उसको छेड़ते रहे, इसको नहीं छेड़ा था, अभी हमने उसको छेड़ना बंद कर दिया। यहां पर एज इट इज लिख दिया लेकिन यहां पर छेड़ दिया। छेड़ने से क्या लिखा मैंने? ऊपर वाले में अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के बराबर था, लेकिन यहां पर अल्फा और गामा 90 होता है लेकिन बीटा 90 नहीं होता है। इसको बोलते हैं मोनोक्लिनिक। अब मोनोक्लिनिक के एग्जांपल जरा आप चेक करो। अगर आप मोनोक्लिनिक के एग्जांपल चेक करोगे तो वो आएगा मोनोक्लिनिक सल्फर, ये तो सल्फर फेमस है मोनोक्लिनिक का। उसके बाद लेड क्रोमेट, उसके बाद सोडियम सल्फेट, और सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4.10H2O, ये जो मोनोक्लिनिक होता है। ठीक है, अब आते हैं और। अभी तक आप किसको छेड़ रहे थे? आपने इसको पहले छेड़ा, फिर एज इट इज रखा, इसको नहीं छेड़ा, फिर इसको छेड़ना शुरू किया। अब आ जाओ आगे। अब ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी था, अभी क्या किया? ए बी के बराबर रख दिया, लेकिन सी ए बी के बराबर नहीं है। दिखाई दे रहा है सब लोगों को? ठीक है, तो इसको बोलते हैं हेक्सागोनल। हेक्सागोनल तो सबको पता होगा। हेक्सागोनल में क्या होता है? ए बी के बराबर होता है लेकिन बी सी के बराबर नहीं होता, और अल्फा बीटा 90 होता है और गामा 120 होता है। हेक्सागोनल के बारे में तो सारे लोग जानते हैं। हेक्सागोनल HCP क्लोज, क्यूबिक क्लोज पैकिंग सभी ने देखी होती है और ये सबको पता है हेक्सागोनल कैसा होता है। ये हम बचपन में पढ़ते हैं, हेक्सागोनल सबने देखा होगा। ठीक है, यानी कि उसकी अगर आप हेक्सागोनल देखे हो तो हेक्सागोनल कुछ ऐसा होता है, ऊपर बेंजीन की रिंग है, ये हाइट जो है ना बेसिकली, ये अगर ए है और ये बी है तो ए बी के बराबर होता है लेकिन हाइट बराबर नहीं होती है, ये तो जानते हो। सो इसको हेक्सागोनल बोलते हैं। अल्फा बीटा 90 डिग्री होता है लेकिन गामा 120 डिग्री होता है। हेक्सागोनल का एग्जांपल क्या लोगे आप लोग? ग्रेफाइट इज द एग्जांपल ऑफ हेक्सागोनल, जिंक ऑक्साइड इज एग्जांपल ऑफ हेक्सागोनल, और उसके बाद कैडमियम सल्फेट इज एग्जांपल ऑफ हेक्सागोनल। तो अभी हम लोग कहां पहुंच गए? सीटीओ, सीटीओ के बाद हम लोग आए एमएच, दिखाई दे रहा है? एम मोनोक्लिनिक, उसके बाद एक्स हेक्सागोनल, और फाइनली किसके ऊपर आएंगे? रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल। अब रोम्बोहेड्रल में क्या है? देखो यहां पर पहले एबीसी तीनों ही बराबर नहीं थे, फिर ए बी बराबर हुआ, सी बराबर नहीं था। अब रोम्बोहेड्रल में एबीसी तीनों बराबर हैं, लेकिन ये अल्फा बीटा गामा भी बराबर होगा लेकिन ये 90 डिग्री के बराबर नहीं है, उसको रोम्बोहेड्रल कहते हैं। रोम्बोहेड्रल में एबीसी बराबर है, अल्फा बीटा गामा बराबर है, लेकिन वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होता, उसको रोम्बोहेड्रल कहते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे कि मर्क्यूरी सल्फेट, जिसको सिनबार भी कहते हैं। नाउ दिस इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और मैं जितना बोल रहा हूं आप उतना देखकर याद करते रहोगे तो आपको ज्यादा याद होगा। समझ में आ गया? रोम्बोहेड्रल तक पहुंच गया, और सबसे लास्ट में आता है ट्राइक्लिनिक। मोस्ट अनसिमेट्रिकल होती है वो यूनिट सेल, जिसमें ना तो एबीसी बराबर होता है और ना ही अल्फा बीटा गामा बराबर होता है। ना तो एबीसी बराबर होता है, ना ही अल्फा बीटा गामा बराबर होता है। इसका एग्जांपल देख लो, K2Cr2O7, और साथ में है आपके पास CuSO4.5H2 और H3BO3। तो अब आप देखो टोटल 7 यूनिट सेल्स होती हैं आपके पास। टोटल 7 यूनिट सेल कौन सी है? एक तो क्यूबिक, उसके बाद टेट्रागोनल, उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक, उसके बाद मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक। सबसे सिमेट्रिकल क्यूबिक, सबसे अनसिमेट्रिकल ट्राइक्लिनिक, सबसे सिमेट्रिकल क्यूबिक, सबसे अनसिमेट्रिकल ट्राइक्लिनिक। सबसे ऊपर किसको रखा? सिमेट्रिकल को। सबसे नीचे किसको रखा है? अनसिमेट्रिकल को। ऊपर वाले याद करने आसान है, सीटीओ, ठीक है, फिर उसके बाद MHR, सीटीओ MHR, और फाइनली ट्राइक्लिनिक आता ही है। तो ये टोटल यूनिट सेल्स हैं, किस तरह से आपको याद करनी है, और ये पूरा का पूरा जितने भी मैंने आपको अभी पढ़ाया उसका PDF अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम के ग्रुप में। और अब आपको ये याद करने पड़ेंगे। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग टेबल जो आपको याद करनी चाहिए, आपके सामने है, देख लो। ठीक है, इसमें सबसे सिमेट्रिकल कौन है? क्यूबिक। सबसे अनसिमेट्रिकल कौन है? ट्राइक्लिनिक। पकड़ गए? ऊपर से नीचे तक आना है तो आपको इसको तो पहले छेड़ना ही नहीं है, इस तरफ को छेड़ना है, फिर उसके बाद इसको एज इट इज रखना है, इसको छेड़ना शुरू करो। समझ में आएगा? फिर दोनों को। हेक्सागोनल तो सबको याद होती है, रोम्बोहेड्रल आपको ध्यान रखना है, एबीसी बराबर है, अल्फा बीटा गामा बराबर है, लेकिन अल्फा बीटा गामा 90 के बराबर नहीं है। और फिर आता है ट्राइक्लिनिक, ये तो बिल्कुल भी बराबर नहीं है। अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं इतना पढ़ाने के बाद मेरे को याद हो गया क्या, तो मेरे को याद हो गया, मेरे को याद हो गया। किस किस को याद हो गया? जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन की, उसको कोई पूछा जाए तो वो तुरंत बता देगा। सबसे पहले सीटीयू है, उसके बाद है मोनोक्लिनिक, उसके बाद है हेक्सागोनल, फिर रोम्बोहेड्रल, फिर ट्राइक्लिनिक। बताओ किस किस को याद हो गया?
जल्दी से बताओ किस किस को याद हो गया, किसको लगता है कि मेरे को तो याद हो गया। ठीक है, पहले सीटीओ, उसके बाद एमएचआरटी। ठीक है, अच्छा अब किसको याद करने का तरीका क्या है? अब देखो इसका शॉर्टकट बताता हूं मैं। अगर किसी को याद करना है, कैसे याद करें? ठीक है, कैसे याद करें तो मैं आपको उसका तरीका बताता हूं। सबसे पहले तो सीटीओ, सीटीओ याद हो गया, सीटीओ। ठीक है, सीटीओ, पहला सीटीओ याद हो गया सबको। उसके बाद है ना, आप मुझे बताओ हमारे जो एनटीए वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? हमारी एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? बताओ, हमारी नेशनल टेस्ट एजेंसी कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? बताओ पहले, हमारी नेशनल टेस्ट एजेंसी कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? कोई नहीं बता रहा, कुछ आता नहीं क्या तुम लोगों को? एमएचआरडी, हाँ ये लिखा किसने? देवस्मिता ने लिखा। तो बस आपको बस वो याद रखना है, MHRT। आय हाय क्या ट्रिक दी है सर ने समझ में आ गया? तो फाइनली जरा आप चेक करो, ऊपर ऊपर किसको लिखोगे? क्यूबिक। फिर उसके बाद किसको लिखोगे? टी मने टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। उसके बाद किसको लिखे? ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। उसके बाद किसको लिखोगे? मोनोक्लिनिक। सब तो याद करा रहा हूं आपको बिठा बिठा के, इसको स्पून फीडिंग बोलते हैं। फिर हेक्सागोनल, फिर आर का मतलब क्या होता है? रोम्बोहेड्रल। उसके बाद क्या है? ट्राइक्लिनिक। अब फिर भी अगर तुम लोग लाइक नहीं करते तो तुम एक नंबर के उल्लू के पट्टे हो। ये याद हो गया? ये इसका शॉर्ट वर्ड क्या है? सीटीओ, सीटीओ। और इसका शॉर्ट वर्ड क्या है? एमएचआरटी, एमएचआरटी। एमएचआरटी याद है? एमएचआरटी किस किस को याद हो गया? सीटीओ, एमएचआरटी किस किस को याद हो गया? सबको याद हो गया। अब आते हैं सबसे पहले क्यूबिक। क्यूबिक में क्या होता है? ए बी सी बराबर होते हैं, लेकिन इसमें अल्फा बीटा और गामा किसके बराबर होता है? अल्फा बीटा और गामा 90 डिग्री के बराबर होता है। अब इसको नहीं छेड़ना, इसको छेड़ते जाना है। ए इक्वल्स टू बी होता है, बट सी बराबर नहीं होता। यहां पर ये एज इट इज होता है। इसके अंदर ए बी और सी तीनों ही बराबर नहीं होते, ये एज इट इज होता है। लो तीन याद हो गए। क्या है इसके अंदर? क्या है इसके अंदर? कुछ स्पेशल है क्या? पूरी टेबल बना दी मैंने। ये एज इट इज आएगा, यहां पे ये एज इट इज आएगा, ये एज इट इज ऊपर वाला। अब यहां तक सबको याद हो गया। अब चलते हैं। कई लोगों को तो ऐसे लगता है पता नहीं क्या ही तूफानी है, एक बार तुम ध्यान से देख लोगे तो तुम्हें सबको याद हो जाएगा। अब आते हैं मोनोक्लिनिक पे। मोनोक्लिनिक पे अभी तुमने इसको छेड़ा, इसको छेड़ना ही नहीं है। ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, अब छेड़ना है इसको। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? अल्फा और बीटा ये बराबर है, अल्फा बीटा ये 90 डिग्री के बराबर है, बट गामा 90 डिग्री के बराबर नहीं है। यही था। हेक्सागोनल सबको पता है। हेक्सागोनल में क्या होता है? हेक्सागोनल में a इक्वल्स टू b है, बट नॉट इक्वल्स टू c है। अल्फा, ठीक है ये मैंने सही लिखा, अल्फा और गामा बराबर होता है शायद 90, और बीटा बराबर नहीं होता, ऐसा कुछ है। तो यहां पर अल्फा, ये अल्फा एंड बीटा ये 90 डिग्री होता है, और गामा यहां पे 120 डिग्री होता है। ठीक है, अब आ जाओ यहां पर। सिर्फ इसमें चक्कर आता है कि ये रोम्बोहेड्रल क्या है। रोम्बोहेड्रल बता देता हूं, ए बी सी बराबर होता है, अल्फा बीटा गामा बराबर होता है, बट नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है। और इसमें तो कोई भी चीज बराबर नहीं होती। ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा नॉट इक्वल्स टू गामा। खत्म, पूरी टेबल बना डाली मैंने। किस किस को याद हो गया? किस किस को याद हो गया? तुम्हारे सामने पूरी टेबल बनी हुई है। इसको बोलते हैं सीटीओ, इसको बोलते हैं एमएचआरटी। किस किस को याद हो गया? ऐसे लिखो, यो याद हो गया। कौन कौन है एकदम जिसको याद हो गए सारे के सारे यूनिट? जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन। तो फाइनली ये आपकी पूरी टेबल है जो आपको याद करनी है, और घर पे बैठ के अभी जो मैंने बताया उसको देख के बैठ के याद करोगे। पक्का? प्रॉमिस करो सब लोग, प्रॉमिस करो। इतनी मेहनत कर रहे हो तो आप लोग के लिए कर रहे हो, और आप लोग याद करोगे इसको। याद हो गया सबको? सीटीओ एमएचआरटी, दैट्स इट, और कुछ नहीं। या चलो अब हम आगे चलते हैं। अब आते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जेड के बारे में बात करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट के अंदर जेड, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि रैंक कितनी होती है। जेड को हम लोग रैंक भी बोलते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बोलते हैं। तो मैं अलग अलग यूनिट सेल में जेड की वैल्यू बताऊंगा आपको। ठीक है, सो चलिए सबसे पहले अपन बात करेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कैसे दिख रहे हैं
सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर आपके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर पे होता है, और कॉर्नर का जो हिस्सा होता है जरा आप चेक करो, वो 1/8 ही होता है। यूनिट सेल के अंदर कितना होता है? 1/8। तो टोटल 8 कॉर्नर होते हैं। एक का जो एक एटम का जो पार्ट होता है देखोगे तो वो 1/8 ही होता है। तो 8 कॉर्नर 1/8 के हिसाब से सिर्फ एक एटम ही सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में होता है, वो सब दिख रहा है उसके अंदर जो बोला हूं मैं, ठीक है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर आपके जो एटम होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं। एक बोल का कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल के अंदर सिर्फ 180 होता है। तो आपके 8 तो कॉर्नर होते हैं। कितने कॉर्नर होते हैं एक क्यूब के? 8। उसमें एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। देख लो, बाकी तो सारा गायब हो गया, सिर्फ इतना सा बचा। तो अब सिर्फ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर z की वैल्यू कितनी होती है? 1। याद रखोगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर z की वैल्यू कितनी होती है? 1। इसको रैंक ऑफ यूनिट सेल भी कहते हैं, याद रखोगे। बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं आगे। सिंपल के बाद अपन बीसीसी की बात करते हैं। इस बीसीसी समझ में आ गया? अगर किसी बच्चे ने शैतानी की और कुछ गलत सोचा है इसके बारे में तो डांट लगाऊंगा, ध्यान रखना। दिस इज बीसीसी, इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। याद रखोगे, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। किसी भी बच्चे ने अगर इसके बारे में गलत दिमाग में कुछ भी सोचा तो मैं डांट लगाऊंगा मैं, ठीक है। सो दिस इज बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। इस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर आपके कॉर्नर पे एटम्स होते हैं और एक एटम अंदर होता है। कॉर्नर कितने होते हैं? 8। एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। एक एटम पूरा का पूरा अंदर है। अगर एक एटम पूरा का पूरा अंदर है तो उसका कंट्रीब्यूशन पूरा 1 हुआ। तो 1/8 इंटू 8 प्लस 1 कितना होता है? 2। तो इसका मतलब बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का z का वैल्यू 2 होता है। z का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। रैंक उसकी कितनी होती है? 2 होती है। याद रह जाएगा। चलो अब अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सीसीपी या एफसीसी भी कहते हैं, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें जो एटम होते हैं वो कॉर्नर पे तो होते ही हैं और साथ साथ में हर एक फेस के सेंटर पे भी होते हैं। देखो, हर एक फेस के सेंटर पे भी दिखेंगे। कॉर्नर पे तो दिखेंगे, हर एक फेस के सेंटर पे भी दिखेंगे। व्हाट एन अमेजिंग 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 जिफ इज गोइंग ऑन राइट नाउ। तो देखो, कॉर्नर कितने होते हैं? 8। एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8। फेस कितने होते हैं? आप देख लो, आप क्यूब निकालो, उसमें फेस 6 ही मिलेंगे। एक फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? आधा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो फेस के ऊपर एटम है, ये फेस का एटम जो बेसिकली आपको दिख रहा है वो आधा अंदर होता है, आधा बाहर होता है। देखो, ये आधा अंदर है, आधा बाहर है, तो फिर आधा ही कंट्रीब्यूशन हुआ। तो 8 इंटू 1/8 दैट इज 1 ओनली। 6 इंटू 1/2 दैट इज 3। तो टोटल हो गया 4। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्यूबिक यूनिट सेल की z की वैल्यू 1 होती है। सॉरी, सिंपल क्यूब की, सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल की z की वैल्यू 1 होती है। बॉडी सेंटर्ड की z की वैल्यू 2 होती है और एफसीसी के लिए z का वैल्यू 4 होता है। याद हो गया? किस किस को याद हो गया? ये तीन चीजें किस किस को याद होगी? जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन। ये अलग ही अंकित शर्मा लगा, भूमिका पहचाना। ये ना, जब से फिजिकल क्लासेस बंद हुई हैं तब से ये चार्ट में लगे रहते हैं। ये तो क्लास में समझ में आता है, ए भूमिका पहचाना, इधर अंकित लगा, भूमिका पहचाना। चैट में कौन देखता है? नालायक, सबकी आशिकी निकली बड़ी। अब भूमिका जवाब देगी, जी भैया पहचान लिया। नहीं नहीं। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया? तो आप लोग याद रखो, सिंपल में 1, बीसीसी में 2 और एफसीसी के अंदर 4 होती है। तो टोटल ये इसकी z की वैल्यू सबको समझ में आ गई। अमेजिंग। अब हम बात करेंगे पैकिंग। डिफरेंट यूनिट्स की पैकिंग कितनी होती है? पैकिंग मतलब टोटल कितना वो एरिया यूनिट सेल का इस्तेमाल कर लेता अगर आप वैसी यूनिट सेल रखो तो। अब देखना जरा ध्यान से। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो उसमें अरेंजमेंट होता है ए टाइप का। व्हाट यू मीन बाय ए टाइप? ये है तो बड़ा आसान। ए टाइप का मतलब होता है आपने लड्डू लगाए इस तरह से, नीचे की तरफ लड्डू लगा दिए, फिर उसके ऊपर की तरफ लड्डू लगा दिए ऐसे, मतलब नीचे वाली लाइन ऊपर वाली लाइन के जैसी दिखती है। तो ऐसी पैकिंग होती है ए टाइप। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ए टाइप पैकिंग होती है। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है? टोटल 52.4। सिर्फ इतनी ही होती है पैकिंग एफिशिएंसी। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है कि एक एटम को कितने एटम घेर के बैठे हैं। तो यहां पर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होता है। एक एटम को 6 ही एटम घेर के बैठते हैं। मजे की बात देखो, यहां पर मजे की बात ये होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब क्या होता है? ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब है एक सिंपल क्यूब। ये तो पकड़ लो, सिंपल क्यूब। उसमें क्या होता है, अगर आपने यहां पर
एक एटम रखा और एक यहां पर एटम रखा, मैं आपको ढंग से बना के दिखाता हूं, ये देखो ऐसे, गलत हो गया। तो अब सिंपल क्यूबिक को देखोगे तो ये सिंपल क्यूब है, जरा ध्यान से इसको चेक करना, ये सिंपल क्यूब है, ठीक है, ये सिंपल क्यूब है, देखो जरा ध्यान से, दिख रहा है सब लोगों को। हम बोलो कि इसमें एटम कहां पर होते हैं, इसमें एटम होते हैं कॉर्नर पे, तो एक एटम ये पकड़ लो, एक एटम ये पकड़ लो, यहां होगा, दिखाई दे रहा है सबको। अब मैं बोलूं कि ये बताओ ये लेंथ कितनी है, तो मैं बोलता हूं ए, कितनी है ए। अब मैं बोलूं कि इस ये जो स्फेयर रखा है उसकी रेडियस कितनी आर, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए किसके बराबर हुआ, ट्वाइस ऑफ आर के बराबर नहीं हुआ, यही लिखा है यहां पर, ए ट्वाइस ऑफ आर के बराबर होता है, दिखाई दे रहा है, ए ट्वाइस ऑफ आर के बराबर होता है या आर a/2 के बराबर होता है। एग्जांपल के तौर पे पोलोनियम, पोलोनियम इज द एग्जांपल फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, पोलोनियम सबसे खतरनाक होता है। उसके बाद अपन बात करेंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग या एफसीसी। एफसीसी और सीसीपी के अंदर अरेंजमेंट कैसी होती है, एबीसी एबीसी। व्हाट डू यू मीन बाय एबीसी? एबीसी का मतलब अगर आपने ये ए बनाया है, मतलब एटम ऐसे लगाए हैं, तो दूसरे में एटम कैसे लगाओगे, ऐसे, उन दोनों के बीच में। तीसरे में एटम कैसे लगाओगे, ऐसे, फिर उनके भी बीच में। तो ये ए टाइप की पैकिंग है, तो ये ए बी टाइप की और ये सी टाइप की लेयर लगाई है आपने, जिसको बोलते हैं एबीसी एबीसी। अगर ऐसी पैकिंग करते हो तो उसमें 74% की ऑक्यूपेशन होती है, मतलब 74% आप इस्तेमाल कर लेते हो। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, मतलब एक एटम को टोटल 12 एटम घेर के बैठे होते हैं। सीसीपी या एफसीसी के अंदर आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्या पता होना चाहिए, जरा आप चेक करो, ए और आर में क्या रिलेशन होता है, जरा देखो, ट्वाइस ऑफ आर a/√2 के बराबर होता है। तो इसको थोड़ा सा ढंग से अगर समझें तो इसको कैसे लिखोगे, इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर मैं यहां से ऊपर नीचे, ऊपर √2 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो √2 × √2 कितना हो गया, दैट इज 2, 2 2 जा 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 टाइम्स आर √2a के बराबर होता है। समझ में आ गया, 2 2 जा 4 हो गया ना वहां जाके, तो 4 टाइम्स आर √2a के बराबर हुआ। तो आपको ध्यान रखना है, या r = a/2√2, ये भी याद रख सकते हो। यानी कि r और a में क्या रिलेशन होता है, 4r √2a के बराबर होता है इन द केस ऑफ एफसीसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिससे आपके न्यूमेरिकल निकलते हैं। एग्जांपल देखोगे, एग्जांपल के तौर पे यहां पर कॉपर का, सिल्वर का, गोल्ड का, निकल का, प्लेटिनम का, सबका बदला लेगा ये तेरा फैजल नहीं ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है जिसमें पैकिंग एफिशिएंसी 52%, 52.4 ही होती है, इसमें 74% होती है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, इसमें 12 होता है, ए ट्वाइस ऑफ आर के बराबर होता है, यहां पर ट्वाइस ऑफ आर √2a के बराबर होता है, यानी 4 टाइम्स ऑफ आर √2a के बराबर होता है। एग्जांपल पोलोनियम, यहां पर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड सब ऐसे होते हैं। बहुत बढ़िया, अब चलते हैं आगे, पैकिंग एफिशिएंसी बीसीसी में चेक करते हैं। बीसीसी में अरेंजमेंट कैसा होता है, ए बी टाइप का अरेंजमेंट होता है। ये ए है तो ये बी है, ये ए है तो ये बी है, ये ए है तो ये बी, मतलब ऊपर वाली लेयर और थर्ड लेयर, पहली लेयर और तीसरी लेयर एक जैसी होगी, दूसरी लेयर और चौथी लेयर एक जैसी होगी। ऑक्यूपेशन कितना होता है, 68% की ऑक्यूपेशन होती है, मतलब 68% स्पेस यूटिलाइज हो जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8। और यहां पर क्या होता है, जैसे वहां पर था 4 टाइम्स आर √2a के बराबर था, ठीक है, यहां पर क्या है, यहां पर देखो ट्वाइस ऑफ आर √3a के बराबर है, मतलब 4 टाइम्स ऑफ आर यहां पर √3a के बराबर है, ठीक है, जरा आप चेक कर लो, ये रिलेशन है √3a/2। तो अगर कोई पूछे कि ए और आर में क्या रिलेशन है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर ए और आर में क्या रिलेशन है, ए ट्वाइस आर के बराबर था, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड में क्या रिलेशन है, 4 टाइम्स आर किसके बराबर था, √3a के बराबर था। और एफसीसी में क्या रिलेशन था, एफसीसी में 4 टाइम्स आर किसके बराबर था, √2a के बराबर था। समझ में आ गया। इसमें पैकिंग एफिशिएंसी कितनी थी, इसमें पैकिंग एफिशिएंसी थी 52.4%, इसमें पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है 68%, इसमें पैकिंग एफिशिएंसी कितनी थी 74%। कितना आसान है, सब तो याद हो गया। अच्छा, कोई पूछे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, बॉडी सेंटर वाले का कितना है 8 और एफसीसी का कितना है 12, सारी चीज याद हो गई। इसमें पैकिंग कैसे होती है, ए टाइप होती है, ए बॉडी सेंटर्ड में ए बी और फेस सेंटर्ड में एबीसी। बस ये टेबल याद करनी है और जिसने पढ़ा ढंग से उसको तो अच्छे से याद हो जाएगी। फाइनली इस पूरे चैप्टर में एक सवाल धड़ल्ले से पूछा जाता है और वो है डेंसिटी। सबसे पहले तो आपको डेंसिटी कैलकुलेट करनी होती है, यूनिट सेल की डेंसिटी क्या है, उसमें डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसमें सबसे पहले आपको आता है Z × M। Z क्या है,
Z है यहां पर नंबर ऑफ एटम या इसको रैंक भी बोलता है, रैंक ऑफ यूनिट सेल। M क्या है? मोलर मास। A क्या है? एज लेंथ, उसकी करनी होती है क्यूब। Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये आपका डेंसिटी का फॉर्मूला जो आपको धड़ल्ले से इस्तेमाल करना और एक काफी बार पूछा जाता है। तैयार हो क्या तुम लोग? अब ये डेंसिटी का फॉर्मूला किस किस को याद हो गया? Z इंटू एम डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू Na। दो चीजें यहां पर बड़ी सिंपल सी हैं, दैट इज मोलर मास एंड एवोगैड्रो नंबर। सो मोलर मास एंड एवोगैड्रो नंबर, ये तो आपके फिक्स चीजें हो जाएंगी जो आपको देख के मालूम पड़ जाएंगी। Z की वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी, ए क्यूब की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी, इससे आपको डेंसिटी निकालना होगा। या आपको डेंसिटी दिया होगा, आपको एज लेंथ निकालना होगा, या डेंसिटी दिया होगा और ए की वैल्यू दे रखी होगी, Na M दे रखा होगा, Z की वैल्यू निकालनी होगी। ये तरीका होता है, याद हो गया? और इसमें देख लो, डेंसिटी की वैल्यू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगी। कब? जब Z की वैल्यू, इसकी कोई यूनिट नहीं है, मोलर मास आप ग्राम पर मोल में रखोगे, एज लेंथ आप जब सेंटीमीटर में रखोगे, और एवोगैड्रो नंबर मोल इनवर्स में होता है। ये यूनिट याद रखना, अदरवाइज आपसे सोल्व नहीं होगा। अब हम चलते आगे। इंपरफेक्शन। इंपरफेक्शन का क्या मतलब है? इंपरफेक्शन का मतलब है अच्छा खासा सॉलिड है, मजे से बैठा हुआ है, बढ़िया दिख रहा है, लेकिन कोई आके उसमें क्या करता है? उंगली कर देता है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ इंपरफेक्शन आ जाता है। सो इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू? इंपरफेक्शन का क्या मतलब है? भाई एटम का अच्छा सा अरेंजमेंट था, कोई एटम निकल गया, समझ में आ गया? आयंस का अच्छा सा अरेंजमेंट था, कोई आयन निकल गया, कोई आयन निकल के अपनी जगह से क्रिस्टल के अंदर ही कहीं शिफ्ट हो गया, कोई बाहर निकल गया। तो अब जब इस तरह से अगर कोई एटम या आयन क्रिस्टल की अपनी जगह से गायब हो जाता है, उसको इंपरफेक्शन कहते हैं। इंपरफेक्शन दो तरह का होता है, एक तो होता है पॉइंट इंपरफेक्शन, मतलब पॉइंट डिफेक्ट, उसमें या तो एटम या आयन गायब होता है। एक होता है लाइन डिफेक्ट, ये आपके सिलेबस में नहीं है। लाइन डिफेक्ट बेसिकली क्या होता है? पूरी लाइन में ही गड़बड़ होती है, पूरी लाइन ही गायब हो जाती है, ठीक है? डिफेक्ट इन रो। तो हमको हमारे सिलेबस में कौन सा है? सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट हमारे सिलेबस में। पॉइंट डिफेक्ट बेसिकली कितने तरह का होता है? एक तो होता है स्टोइकियोमेट्रिक, जिसमें कभी भी स्टोइकियोमेट्री चेंज नहीं होती। एक होता है हमारे पास इम्प्योरिटी, ये फॉरेन एटम की प्रेजेंस में होता है, ठीक है, मतलब बाहर से कोई पार्टिकल आएगा। एक होता है नॉन स्टोइकियोमेट्री, जिसमें स्टोइकियोमेट्री चेंज हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे स्टोइकियोमेट्री। जरा आप चेक करो स्टोइकियोमेट्री कितने तरह का होता है। स्टोइकियोमेट्री इंपरफेक्शन होता है नंबर 1 वैकेंसी। वैकेंसी इंपरफेक्शन स्टोइकियोमेट्री इंपरफेक्शन होता है। इसमें स्टोइकियोमेट्री कभी भी चेंज नहीं होती, समझ में आ गया? ये बेसिकली किस में पाया जाता है? नॉन आयनिक में पाया जाता है, जिसमें आयन हो ही नहीं। नॉन आयनिक में वैकेंसी इंपरफेक्शन पाया जाता है। एक एटम मिसिंग होता है अंदर से, और अगर एटम गायब हो जाएगा तो डेंसिटी तो डिक्रीज हो ही जाएगी। अगर कहीं से एटम गायब हो गया तो डेंसिटी घट जाएगी, समझ में आ गया? दूसरा होता है आपके पास, जैसे एग्जांपल के तौर पे सल्फर, ये सल्फर इसका एग्जांपल है। सल्फर इज द एग्जांपल और वैकेंसी जो कि स्टोइकियोमेट्रिक इंपरफेक्शन का एग्जांपल है। फिर उसके बाद आता है इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल भी नॉन आयनिक होता है, इसमें भी कोई एटम है ना अपनी जगह से हट के कहीं और चला जाता है। जैसे मूवमेंट हो रही है, जरा आप देखो, अपनी जगह छोड़ के कहीं किसी और जगह पे चला जाता है इंटरस्टिशियली, जिसमें एटम छोटे होते हैं, वो अपनी जगह पे छोड़ के कहीं इंटरस्टिशियली शिफ्ट हो जाते हैं, समझ में आ गया? एक्यम ऑक्यूपाई, एटम जो होता है वो फ्री स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है अगर कहीं फ्री स्पेस हो तो, ठीक है? ये भी नॉन आयनिक है, मतलब ये दोनों वैकेंसी और इंटरस्टिशियल ये नॉन आयनिक होते हैं, जिसमें आयन नहीं होते, ये उनमें पाए जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एल्यूमिनियम, कॉपर और निकल के अंदर इंटरस्टिशियल इम्परफेक्शन पाया जाता है, जो कि स्टोइकियोमेट्रिकल होता है। फिर आता है शॉर्टकी एंड फ्रैंकल। सबसे पहले आता है फ्रैंकल। फ्रैंकल डिफेक्ट जो आपको दिखाई दे रहा है वो इंटरस्टिशियल के जैसा ही होता है, लेकिन इंटरस्टिशियल नॉन आयनिक होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट आयनिक होता है। यहां पर कोई आयन जो है अपनी जगह से हट के कहीं और चला जाता है। जरा आप ध्यान से देखो, यहां से हट गया, यहां आ गया, दिखाई दे रहा है? तो ये अपनी जगह से हट गया, इसने कतार को क्या कर दिया, इन्हें सिस्टम को खराब कर दिया, अपनी जगह छोड़ के यहां पर आ गया। इसको फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। तो इसमें एटम का साइज छोटा होना चाहिए, तो एटम का साइज छोटा होता है वहां फ्रैंकल, आयन का साइज छोटा होता है वहां फ्रैंकल डिफेक्ट पाया जाता है। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास AgCl and ZnS, Ag सिल्वर क्लोराइड और जिंक सल्फाइड के अंदर आपको फ्रैंकल डिफेक्ट देखने को मिलेगा। फिर आता है आपके पास शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट बेसिकली ऐसे पाया जाता है जहां पर एक तो आयनिक कंपाउंड हो, दूसरा उसमें शॉर्ट की मतलब शॉर्ट हो जाए, कैटायन भी एनायन भी, कैटायन भी अपनी जगह से गायब हो जाए, एनायन भी अपनी जगह से गायब हो जाए, दोनों। इसका मतलब दोनों के जो साइज होंगे वो कंपैरेटिव होने चाहिए। तो यहां पर डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। यहां पर डेंसिटी डिक्रीज नहीं होती क्योंकि यहां पर ये अपनी जगह से बस खिसका है, लेकिन यहां से तो पूरा गायब ही हो गया है, तो इसका मतलब यहां डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में कैटायन और एनायन दोनों गायब हो जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे NaCl KCl। NaCl और KCl एक ऐसे एग्जांपल है जिसमें Na+ गायब होगा तो Cl- भी वहां से क्रिस्टल से गायब हो जाएगा, K+ गायब होगा तो Cl- भी गायब हो जाएगा। ये शॉर्टकी डिफेक्ट है। इसको याद कैसे करेंगे? शॉर्टकी मतलब
शॉर्ट की शॉर्ट हो गया, गायब हो गया, शॉर्ट की ऐसे याद करते हैं। मैं जब छोटा बच्चा तो मैं ऐसे याद करता था, शॉर्ट की मतलब शॉर्ट हो गया, गायब हो गया। तो यहां से केटायन और एनायन गायब हो गया। फ्रैंकल मतलब ज्यादा ही फ्रैंक हो रहा है, ऐसे नहीं है ना, फ्रैंकल बोलते हैं। फ्रैंकल का क्या मतलब होता है? ज्यादा ही फ्रैंक हो रहा है। फ्रैंक का क्या मतलब है? सट रहा है। ये देखो यहां से खिसक के इसके करीब आ गया, इसको फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। फ्रैंक हो रहा है ना, ये अपनी जगह छोड़ के यहां पर आ गया। आपने देखा होगा ऐसे बहुत कुकर्मी होते हैं क्लास के अंदर, वो क्या करते हैं, ज्यादा ही फ्रैंक होने की कोशिश करते हैं किसी के साथ, है ना, मतलब अपनी जगह छोड़ के कहीं और करीब जाके बैठ जाएंगे किसी के, यूं करके अपनी जगह पे बैठे हुए ऐसे बैठ जाएंगे, है ना। तो अपनी क्या करते हैं, वो अपनी जगह छोड़ के कहीं और जाके बैठ जाते हैं। दिस इज फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल ज्यादा फ्रैंक हो रहे हैं, अपनी जगह छोड़ के किसी और के साथ चिपक के बैठ जाते हैं। शॉर्ट की मतलब शॉर्ट हो गए, मतलब वो केटायन और एनायन गायब हो गए। तो मैं जब छोटा बच्चा तो मैं ऐसे याद करता था, मुझे केमिस्ट्री बड़ी इजीली याद हो जाती थी, क्योंकि वो मैं ना लाइफ से रिलेट करता था। समझ रहे हो? आपको अगर कोई अच्छा लगता है तो आप ट्राई करते हो उसके साथ बैठ जाओ जाके। ऐसे ही ऐसे ये फ्रैंकल डिफेक्ट में ज्यादा फ्रैंक अगर किसी के साथ होना चाहते हो तो अपने खिसक के उसके साथ बैठ जाओ। इट्स कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्ट की में क्या होता है, गायब ही हो जाओ, मतलब केटायन और एनायन गायब, केटायन और एनायन क्लास से ही गायब। ये फ्रैंकल डिफेक्ट के आगे वाली देखो तुम्हारी पहले फ्रेंडशिप होगी तो तुम पहले सट के बैठोगे, है ना, पहले तो तुम सट के बैठे, बाद में भाई साहब दोनों गायब ही हो गए क्लास से ही। कहाँ गए? मूवी देखने गए हैं। नहीं क्या बात है, मतलब अभी बच्चा बाकी है मेरे अंदर। तो फाइनली ये फ्रैंकल डिफेक्ट है, शॉर्ट की डिफेक्ट होता है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फ्रैंकल में पहले तुम फ्रैंक होते हो, शॉर्ट की में फिर तुम गायब ही हो जाते हो, चलो भैया टाटा बाय बाय, चलो मूवी देखने चलें। इज दिस क्लियर? तो ये होते हैं तुम्हारे शॉर्ट की डिफेक्ट। मजा है, सबको समझ में आ गया? चलो अब आते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिकल डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिकल डिफेक्ट दो तरह के होते हैं, तो मेटल एक्सिस। अब मेटल एक्सिस डिफेक्ट देखो, ये भी मेटल एक्सिस डिफेक्ट। मेटल एक्सिस का क्या मतलब है? उस पूरे क्रिस्टल के अंदर मेटल की बाहुल्यता हो जाएगी, मेटल बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? तो मेटल एक्सिस दे आपको बताया कि अगर मैं बात करूं NaCl, तो NaCl के अंदर एक सोडियम मेटल है और Cl एक नॉन मेटल है। तो मेटल एक्सिस में चला जाता है। कैसे जाएगा? एनायनिक वैकेंसी। अगर खुद ही सोचो, NaCl में Cl माइनस क्या है? एनायन। अगर वो अपनी जगह से गायब हो जाए तो एनायनिक वैकेंसी कहलाएगा, मिसिंग ऑफ एनायन। अगर एनायन अपनी जगह से गायब हो जाए तो मेटल अपने आप एक्सिस में चला जाएगा। सोचो जरा, एग्जाम्पल के तौर पे LiCl और NaCl। अब यहां पर देखो, ये Na मेटल है, Cl नॉन मेटल है। अब अगर आपको मेटल को एक्सिस में करना है तो इसको गायब कर दो। मान लो पहले ये भी 8 थे, ये भी 8 थे। अब अगर मैंने एक Cl को गायब कर दिया तो ये 7 रह गए, ये 8 हो गए, ये तो पहले से ही 8 थे, तो मेटल एक्सिस में हो गया। एनायनिक वैकेंसी मेटल एक्सिस का एग्जांपल है। समझ में आ गया? इसके अलावा होता है एक्सिस कैटायन। भाई अगर आप एनायन को गायब नहीं कर सकते हो तो आप कैटायन को ही एक्सिस में ले लो, जैसे कि जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड में आप जिंक एक्स्ट्रा डाल देते हो क्योंकि जिंक की आयन की साइज छोटी होती है, तो जिंक अगर एक्स्ट्रा डाल दोगे तो मेटल अपने आप एक्सिस में हो जाएगा। अब मेटल एक्सिस के बाद चलते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी में मेटल ही कम हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये वो देते हैं जिनके पास वेरिएबल वैलेंसी होती है, जैसे कि Fe +2 चार्ज में पाया जाता है, +3 में भी होता है। तो ऐसे केस में मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट पाया जाता है और इस पे भी सवाल आते हैं। तो हमारी थ्योरी खत्म हो गई। अब मैं आपको 10 सवाल कराऊंगा जिसमें से 5 सवाल होंगे 1 मार्क के, ठीक है। फिर उसके बाद 2 मार्क के सवाल, उसके बाद 3 मार्क के सवाल। अभी कराने वाला हूं, सेशन खत्म नहीं हुआ है। कौन कौन समझ गए? सेशन खत्म नहीं हुआ, अरविंद अरोड़ा सर अभी पढ़ाएंगे, सवाल करने हैं, थ्योरी खत्म हुई। चलिए अब हम चेक करते हैं, लेट्स सॉल्व टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितनी हमने थ्योरी करी उसमें 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करेंगे। तैयार हो गया तुम लोग? 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, इसमें मैं आपको बताऊंगा VSA टाइप के क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर, फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर जो 2 मार्क के होते हैं, शॉर्ट आंसर जो 3 मार्क के होते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले पहला सवाल आप लोग जवाब दोगे, हाउ मेनी एटम पर यूनिट सेल Z आर प्रेजेंट इन BCC यूनिट सेल। दिल्ली 2014 का क्वेश्चन है, 2007 में भी आया हुआ है। BCC के अंदर Z की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज द क्वेश्चन ओनली। जल्दी से बताओ, शाबाश। BCC में Z की वैल्यू कितनी होती है? डांस करो सर, ऐसा अंकित न बहुत तू शाना हो रहा है, मैं यहाँ पर बारात में आया हूं। चलो तो सबसे बढ़िया, फटाफट से आप लोगों को चैट सेक्शन में जवाब देने। अब देखो इसमें ना, अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं क्या करता, मैं आपको समझाता हूं। अगर मुझे इसमें प्रॉपरली पूरे मार्क्स चाहिए और मेरे को टीचर को इंप्रेस भी करना है, टीचर को इंप्रेस भी कर रहा है, तो मैं क्या लिखता? हाउ मेनी एटम पर यूनिट सेल इन Z। तो मैं क्या लिखता? मैं सबसे पहले ना यूनिट सेल बनाता। यूनिट सेल बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। ऐसा यूनिट सेल बनाता, बना दिया, और उसमें बताता मैं कि कहां कहां एटम होते हैं। एक तो यहां एटम होता है,
यहां एटम होता है, यहां एटम होता है, यहां एटम होता है, और उसके बाद यहां पर एटम होता है, यहां पर एटम होता है, यहां पर एटम होता है, यहां पर एटम होता है ना। और ये दिखाने के बाद मैं लिखता यहां पे 1/8 × 8, वो कितना हो गया 1। फिर मैं उसके बाद एक एटम और बनाता, कहां पे, यहां पे एक बड़ा सा एटम बीसीसी में बीच में होता है, दिखाई दे रहा है सब लोगों को। देखो इसी से नंबर बनते हैं, कई लोगों को लिखना ही नहीं आता बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखते हैं। फिर मैं इसको ऊपर लेके जाता और यहां पर मैं लिखता, इसके लिए क्या लिखता, दैट इज 1 × 1, तो टोटल कितना हुआ 1। तो यहां पर मैं क्या लिखता 2, ये लिखता z की वैल्यू। ये देखो ये तरीका है लिखने का। अगर मैं तुम्हारी जगह बोर्ड के एग्जाम में होता तो मैं ये करके आता और मेरे को पूरे नंबर मिलते। तो फाइनली मैं लिखता ये रैंक है, ये z की वैल्यू है, और फाइनली लिखता दिस इज माय आंसर। कुछ नहीं जाता यार, कुछ अच्छा लिख के आओगे तो ज्यादा नंबर मिलेंगे, कुछ नहीं जाता। अगर आप ऐसा करके लिख के आओगे तो वो फुल मार्क देगा, वो इंप्रेस हो जाएगा, और ऊपर से आपको नहीं क्या करेगा, आपको शाबाशी और देगा। लुक एट इट, दिस इज हाउ यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। कई बच्चे इतने नालायक होते हैं ना, ये सवाल दिया है, आंसर क्या लिखेंगे 2, आंसर क्या लिखेंगे 2, इसके अलावा एक शब्द नहीं लिखते। इतने कंजूस होते हैं, उनको लगता है कि पेन की शाई खराब हो जाएगी, उसके अलावा कुछ नहीं लिखेंगे। अरे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क ऐसे दे देगा क्या 2 लिखने से? थोड़ा बहुत तो लिखो तुम, समझ में आ गया। इतने नालायक होते हैं, क्या बताऊं। सच सच बताओ, कौन इसका आंसर सिर्फ 2 लिख के आता, बताओ सिर्फ 2 कौन लिख के आता? और कई लोग अच्छे से लिख के आते, ज्यादातर लड़कियां अच्छे से लिख के आती। सो इस तरह से आंसर लिखोगे तो तुम्हें ज्यादा नंबर मिलेंगे, समझ में आ रहा है। मतलब वो उसमें तो आधा नंबर देता, वो चाहे तू कहता है 2 क्या रे, ऐसे 2 क्या वे नहीं, अच्छे तरीके से लिखोगे तो अच्छा आंसर का अच्छा नंबर मिलेगा, और उससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं। तो फाइनली अगर मुझसे पूछो तो मैं आंसर प्रॉपरली लिख के आता इस तरह से। और अच्छा तरीका ये भी है, पर डायग्राम बनाओगे वो भी लिख दोगे वो भी चलेगा, 2 आंसर, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन प्रिमिटिव यूनिट सेल। पूछता है आपसे कि प्रिमिटिव यूनिट सेल को डिफाइन करो, कैसे बनाओगे। ये 2015 का सवाल है, दिल्ली 2019 का ही सवाल है। तो इसमें क्या आंसर लिखोगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है। इसके लिए भी मैं क्या करता, इसके लिए मैं प्रिमिटिव यूनिट सेल बनाता, ये बना दिया मैंने प्रिमिटिव यूनिट सेल। डिफाइन प्रिमिटिव यूनिट सेल, वो यूनिट सेल जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं एटम, तो मैं बना देता यहां पे दिस इज प्रिमिटिव यूनिट सेल। मैं लिखता हूं साथ में, ऐसा डायग्राम बनाने के बाद मैं क्या लिखता, मैं लिखता द यूनिट सेल हु हैव एटम्स एट कॉर्नर, एटम्स ओनली एट कॉर्नर, ओनली एट कॉर्नर, ऐसे लिखता। दिस इज माय आंसर। ये आंसर में पूरे 1 नंबर मिलता, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमने डायग्राम भी बनाया, उसमें लिखा प्रिमिटिव यूनिट सेल था, 2 यूनिट सेल, उसमें एटम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर होते हैं। समझ में आ गया। कई बच्चे इसमें भी एडवांस होते हैं, वो लिख दोगे पर एटम जेड की वैल्यू कितनी होती है, 1, अच्छी बात है। तो ओवरऑल इस तरह से आंसर लिखना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ओवरऑल ये भी तरीका, और इस तरह से आप डायग्राम बना लिखो, एटम प्रेजेंट ओनली इन कॉर्नर्स पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा सवाल है, अकाउंट दी फॉलोइंग शॉर्टकी इफेक्ट लोअर द डेंसिटी ऑफ रिलेटेड सॉलिड। सवाल पूछा गया कि शॉर्टकी के अंदर जो डेंसिटी वो कम हो जाती है, उसको आप लोग अकाउंट करके बताओ, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करके बताओ कैसे होता है ये। तो मैं आपको समझाता हूं इसमें क्या करना था। कुछ नहीं, आपको यहां पर 2 डायग्राम बनाने थे। पहला डायग्राम बनाओगे आप ऐसे, जरा ध्यान से इसको चेक करना, ये ऐसे करके बनाना था, ऐसे करके ध्यान से इसको चेक करना। ये डायग्राम आपने बना दिया सपोज ऐसे करके, ध्यान से इसको चेक करना। डिफेक्ट ही तो दिखाना है, तो आपने शॉर्ट की डिफेक्ट को दिखाने के लिए आपने डायग्राम बनाना शुरू किया ऐसे करके, ठीक है। पहले तो ये बनाया, तो उसमें सब में लिखा तुमने, क्या लिखा, ये आपके पास Na+ है, ये Na, ये Na, तो ये कौन है, Cl है, ये Cl है, ये Cl है, तो ये कौन है Na, ये Cl है, तो ये कौन है Na, ये Na है, तो ये कौन है Cl, ये Na है, तो ये कौन है Cl, ये Cl है, ये Na, ये Na है, ये Cl है, ये Cl है, ये Na, और ये Na, ये Cl है। ऐसे लिखते हैं। अब तुम्हें क्या दिखाना है, शॉर्ट की डिफेक्ट। अब इसमें से एक Na गायब कर दो, एक Cl गायब कर दो, अब नया डायग्राम बना, बस वो शॉर्ट की डिफेक्ट कहलाएगा। सबको समझ में आया कि नहीं आया। जैसे 2 डायग्राम बनाने थे आपको, कैसे बच्चों की तरह सिखा रहा हूं आप लोगों को कैसे आंसर लिखने होते हैं, आया समझ में। अब यहां से गायब कर दो, बाकी जगह लिख दो NaCl, 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 मतलब समझ गए हो तुम लोग। 2 जगह से गायब कर दो, आया समझ में। सेम डायग्राम बनाना है, 2 जगह से गायब कर दो, यहां से गायब कर दो आप, क्लियर हो गया। खाली दिखना चाहिए, फिर उसमें बोलोगे देखो यहां से ये गायब है, इसी को बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट, SCHO, शॉर्ट की डिफेक्ट। ऐसे करके लिखना, समझ में आया। जहां पर अब
ये शॉर्टकी डिफेक्ट है, यहां से आयन गायब हो गए तो डेंसिटी तो कम होगी, क्योंकि यहां से आयन ही गायब हो गए, ऐसे करके लिखना है। तो फाइनली अगर आप कोई कहे तो ये देखो बोथ द आयंस आर मिसिंग, जरा देखो ऐसा डायग्राम ऐसे करके भी लिख सकते हो, इसी तरह से इनकी डेंसिटी, क्योंकि आयन मिसिंग है तो यहां पर डेंसिटी कम होनी है, सिंपल सी बात है। चलो तीसरा के बाद चौथे सवाल पर चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट शोन बाय NaCl, पूछा गया कि NaCl किस तरह का शॉर्टकी डिफेक्ट दिखाता है, किस तरह का स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट दिखाता है। सिंपल, अभी बता क्या है शॉर्टकी डिफेक्ट, अभी पढ़ के आए हो, और जिसमें आंसर सिर्फ इतना ही लिखना होता है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही लिखो। पूछा गया NaCl में कौन सा स्टोइकियोमेट्रिकल डिफेक्ट दिखाता है, शॉर्टकी, अभी पढ़ के आया हो थोड़ी देर पहले। चौथी बात अब चलते हैं पांचवा सवाल पर। पांचवा सवाल है गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड आयनिक सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड और आयनिक सॉलिड का एक एग्जांपल लिखो। मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल क्या होगा, HCl, आयनिक सॉलिड का एग्जांपल NaCl, ये लो कोई भी दे सकते हो। मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल क्या हो गया, HCl, SO2, H2O, आयनिक सॉलिड का एग्जांपल KCl, NaCl, CSO4, ZnS, कोई भी ले लो एग्जांपल, सिंपल है। ये पांचवा सवाल हो गया, सबको समझ में आया। अब चलते हैं छठे सवाल पर। अब छठा सवाल देखो, कहता है कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ द मेटल फॉर द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। 2011 का सवाल है, पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने को बोल रहा है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी, दैट इज द क्वेश्चन ओनली, और वो आपको कैलकुलेट करके बतानी है। हालांकि इसका आंसर आपको पता है, क्या पता है आप बताओ। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी होती है 52.4%। यही आपको प्रूव करना है कि ये कैसे आया, यही सवाल है, समझ में आ गया। 52.4%। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, इसके लिए सबसे पहले आप बताओ कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर Z की वैल्यू कितनी होती है, 1। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर A किसके बराबर होता है, ट्वाइस ऑफ R के। अब अगर आपको एफिशिएंसी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, एफिशिएंसी निकालनी है तो देखो एफिशिएंसी निकालने का तरीका क्या होता है, आपको ऊपर तो लिखना होता है कि नंबर ऑफ एटम यानी कि Z की वैल्यू, ठीक है, और उनका वॉल्यूम, ठीक है, ऊपर लिखना होता है नंबर ऑफ एटम कितने और उनका वॉल्यूम कितना है। एक स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, और नीचे लिखना होता है पूरी यूनिट सेल की वॉल्यूम, वो होती है A क्यूब। ध्यान से सुनो, इस एफिशिएंसी का मतलब क्या है, एफिशिएंसी का मतलब ये है कि अगर ये यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल है, तो उसमें आपने कितने एटम उसके अंदर अरेंज किए हैं, दैट इज द क्वेश्चन ओनली, कितने एटम अरेंज किए हैं। एफिशिएंसी मतलब कितना आपने यहां पर यूनिट सेल में वॉल्यूम प्रोवाइड किया, और उस वॉल्यूम को आपने ऑक्यूपाई कितना किया, कितने एटम है, और उस एटम का बेसिकली 4/3 पाई r क्यूब, उस एटम का बेसिकली वॉल्यूम कितना है, यही करना था। तो सबसे पहले तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर Z की वैल्यू 1 होती है। अच्छा, एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है, ये मैथ में पढ़े होगे तुम, 4/3 पाई r क्यूब, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। एक एटम का वॉल्यूम, एक एटम स्फीयर होता है, उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब A की क्यूब करनी है, अब यहां पर क्या लिखोगे, A की क्यूब। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, अब आपको पता है A ट्वाइस ऑफ R के बराबर होता है, A ट्वाइस ऑफ R के बराबर होता है, तो A की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ R। तो आप कैलकुलेट करो जरा, चलो यहां पर मैं लिख रहा हूं सबसे पहले तो 4/3 पाई r क्यूब लिख दिया, नीचे लिखो A ट्वाइस ऑफ R के बराबर, तो ट्वाइस ऑफ R की क्यूब कर दूंगा, 2 की क्यूब कितनी होती है, 8, और साथ में क्या लिखूंगा, R क्यूब। ये R क्यूब से R क्यूब कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 4 एकम 4 है, 4 दूनी 8, ऊपर जाके क्या हो गया, बेसिकली जरा आप चेक करो, पाई के नीचे कितना आ रहा है, 3 2 6, तो π/6, तो एफिशिएंसी कितनी आ गई, π/6। और इसको किससे करोगे, 100 से मल्टीप्लाई, अगर आप लोगों को किससे निकालनी है, 100 के कंपैरिजन में निकालनी है, तो पाई की वैल्यू 3.14 होती है, जानते हो, आपको पता होगा, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो 3.14 डिवाइड बाई 6, आप जब कैलकुलेट करोगे 3.14 डिवाइड बाई 6 इंटू 100, तो ये कितना निकल के आएगा, 52.4%। आंसर आ गया तुम्हारे पास, क्लियर है, किस किस को समझ में आ गया, जिस जिसको समझ में आ गया कि प्रिमिटिव यूनिट सेल की एफिशिएंसी कैसे निकलती है, दिस इज द वे टू कैलकुलेट इट, सॉल्व इट, अमेजिंग। जरा चेक करो, फाइनली अगर आपको आंसर देना है Z इंटू वॉल्यूम ऑफ एन एटम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इंटू 100, यही करोगे। उसके बाद क्या करोगे, Z की वैल्यू रखो, वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब डिवाइड बाई A क्यूब, और फाइनली Z की वैल्यू 1 होती है, और यहां पर 8 ट्वाइस ऑफ R के बराबर होता है। अब वैल्यू रख दो, आपके पास सारे आंसर आ जाएंगे। पैकिंग एफिशिएंसी या देखो वो वही की है जो उसने मैंने किया है, फाइनली पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 52.4%। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, क्लियर है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट, तब आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आप देखो ये वही सवाल है डेंसिटी वाला, एन एलिमेंट विद डेंसिटी आपको दी हुई है, एफसीसी के अंदर Z की वैल्यू होती है 4, एज लेंथ दे रखी है आपको, कैलकुलेट दी एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, Na की वैल्यू दे रखी है, सब कुछ तो दे रखा है।
आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको सब कुछ दे रखा है, आपको डेंसिटी का वैल्यू दे रखा है कितना है 11.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका डेंसिटी का वैल्यू है। ठीक है, एफसीसी लैटिस दे रखा है, इसका मतलब जेड की वैल्यू दे रखी है 4। एफसीसी के लिए जेड का वैल्यू 4 होता है, पकड़ लिया। एज लेंथ दे रखी है ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 × 10⁻⁻⁸ और वो भी आपको सेंटीमीटर में दे रखा है। आया समझ में? ठीक है, और साथ में Na की वैल्यू दे रखी है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सब लोग याद करो, डेंसिटी इज इक्वल्स टू Z × M डिवाइड बाई A³ × Na। अब आपको निकालना क्या है M, तो अगर M की वैल्यू निकालनी है आपको तो सारी चीज ले लो, रो को मल्टीप्लाई करोगे A³ से, साथ में करोगे Na से, और उसको डिवाइड करोगे Z से, ये लो M की वैल्यू आ जाएगी। दैट्स वेरी सिंपल। रो की वैल्यू दे रखी है ये रही, A की वैल्यू दे रखी है, इसकी क्यूब करनी है, वो रही A की वैल्यू, उसकी क्यूब कर देना। Na की वैल्यू ये रही, Z की वैल्यू कितनी होती है 4 एफसीसी के लिए, सब तो दिया हुआ है, करना क्या है, बाकी तो कैलकुलेशन ही है। तो ये तुम्हारे पास, ये लो, इसका आंसर कुछ इस तरह से होगा। सारी वैल्यूज आपको गिवन है, डेंसिटी से लेके सब कुछ गिवन है। आपको फॉर्मूला लेना है, M की वैल्यू निकालनी है, सारी वैल्यू रखनी है आपको। D की वैल्यू दे रखी है, देखो डेंसिटी की वैल्यू रख दी, A की क्यूब कर दी, Na की वैल्यू रख दी, Z की वैल्यू रख दी। फाइनली M की वैल्यू कितनी है कि 108 ग्राम पर मोल। ये किसका होता है, सिल्वर का। 108 ग्राम पर मोल किसका होता है, सिल्वर का। बढ़िया सवाल है, 2 मार्क फ्री के। अब आते हैं 8वें सवाल के ऊपर। पूछता है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, जिंक ऑक्साइड ऑन हीटिंग बिकम्स येलो। अगर आप जिंक ऑक्साइड को हीट करते हो तो वो येलो हो जाता है, क्यों? एफ सेंटर की वजह से। एफ सेंटर की वजह से इलेक्ट्रॉन वहां पर, क्योंकि जिंक अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के कहीं इंटरस्टिशियली चला जाता है, तो वहां पर एफ सेंटर बन जाता है, जिसकी वजह से येलो हो जाता है। दूसरा सवाल क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ HeCl क्रिस्टल। क्यों? क्योंकि फ्रैंकल डिफेक्ट में तो क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट में तो एक एटम खिसक के क्रिस्टल के अंदर ही तो जाता है, तो डेंसिटी डिक्रीज नहीं होती है ना। ये दोनों चीजें हम पढ़ चुके हैं, तो आपको मैं दिखा देता हूं, जरा आप चेक करो। जिंक ऑक्साइड जो होता है भाया, फोकस करो भाया, जिंक ऑक्साइड एक व्हाइट पाउडर होता है, और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, जो जिंक ऑक्साइड उसको आप हीट करोगे तो वो Zn+2 और ऑक्सीजन को बाहर फेंक देगा, 2 इलेक्ट्रॉन फेंकेगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसी की वजह से आपका एफ सेंटर क्रिएट होता है, और यही आपका येलो कलर बनाता है। समझ में आ गया? तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन इन प्लेस ऑफ एनायन दस गिव्स अ येलो कलर। ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इंटरस्टिशियली जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं की वजह से येलो कलर आता है। एक चीज तो ये लिखनी थी, जिसको एफ सेंटर भी कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये जिंक ऑक्साइड व्हाइट से क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, ठीक है, वैसे भी इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। दूसरा सवाल था आपका फ्रैंकल डिफेक्ट को लेके। फ्रैंकल डिफेक्ट में कुछ नहीं होता, फ्रैंक होता है एटम, यहां से निकल के कहीं क्रिस्टल में जाएगा, तो क्या क्रिस्टल से बाहर निकला? नहीं, तो डेंसिटी में कमी आएगी? नहीं। तो फ्रैंकल डिफेक्ट का आंसर ये लिखना था। अब आते हैं 9वें सवाल पर। 9th क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी। अब आप खुद से देखो क्या बोल रहा है, बीसीसी। बीसीसी में जेड की वैल्यू कितनी होती है 2। उसकी सेल की एज लेंथ दे रखी है 500 पिकोमीटर। पिकोमीटर में पी को कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में ले आना। पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12। सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो पिको से सेंटी में कैसे आएगा जरा बताओ मुझे। 10⁻⁻10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट, डेंसिटी दे रखी है 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट 300 ग्राम्स ऑफ द एलिमेंट। तो आप देखो सब कुछ तो दे रखा आपको, एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्या क्या दे रखा आप जरा सोचो। एक एलिमेंट है, उससे बीसीसी स्ट्रक्चर है, जेड की वैल्यू 2 हो गई, एज लेंथ दे रखा है, ए की वैल्यू 500 पिकोमीटर, डेंसिटी आपको दे रखी है। कहता है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 300 ग्राम्स ऑफ एलिमेंट। इसका मतलब पहले तुम्हें एम की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद आपको एटम निकालना पड़ेगा। तो मोलर मास चाहिए तभी तो एटम निकालोगे। तो आपको समझाता हूं कैसे होगा। जरा देखो, सबसे पहले एज लेंथ कितनी रखी है 500 पिकोमीटर, इसको सेंटीमीटर में बदलो, 10⁻⁻⁻ से मल्टीप्लाई किया। आपको मास कितना दे रखा है सब्सटेंस का 300 ग्राम। ये मोलर मास नहीं है, मास है। आपको नंबर ऑफ एटम निकालने हैं। डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है 7.5। नाउ हाउ टू कैलकुलेट दिस। फॉर्मूला यही है, डेंसिटी Z into M डिवाइड बाय Na into A³। एवरीथिंग इज गिवन टू यू। तो फाइनली यहां पर मोलर मास निकालने का Da into Na A³ बाय Z। सबको समझ में आ गया? तो अब आप मेरी बात ध्यान से सुना। मोलर मास निकला कितना, यहां से मोलर मास आपको निकालना है। तो बताओ आपको मोलर मास निकला कितना। अभी आप ध्यान से देखना, नंबर ऑफ एटम निकालने हैं। ये मास ऑफ सब्सटेंस दे रखा 300, ये मास है, उसको मोलर मास से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ एटम आएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले फॉर्मूले को यूज करते हुए आपको मोलर मास निकालना है।
अब आपको क्या दे रखा है, डेंसिटी आपको क्वेश्चन में दे रखी है 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एवोगैड्रो नंबर दे रखा है, ये लिख दिया, एक ही क्यूब करनी है, नीचे z से डिवाइड करना है, z की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, यहां से आपकी मोलर मास निकल के आगे 282.28, ये मोलर मास है। अब आपसे क्या पूछता है, ये तो आप कर लोगे। अब आप देखो आपसे क्या पूछता है, आपको मोलर मास आ गया, समझ में आ गया, आपको मोलर मास पता है और आपको मास पता है, आपको मोल्स निकालने। मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाई मोलर मास। मास कितना गिवन है 300 ग्राम, मोलर मास कितना है 282.828, ये दिया हुआ है, ये रहा। तो 300 को 282 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो मोल्स आ गए। अब आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ एटम। अगर आपको मोल्स पता हो तो नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो इसका मतलब बेसिकली अगर आपको नंबर ऑफ एटम निकालने हैं तो इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना था, दैट्स इट। समझ में आ गया, दिस इज हाउ यू हैव टू यूज इट। किस किस को क्लियर है, सबको समझ में आ गया। फाइनली आपको क्या करना है, 6.023 300 बाय, देखो वही किया हुआ है, 6.022 300 बाय 282, आ गया समझ में। ये दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ एटम देंगे आपको। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। 3 मार्क का क्वेश्चन था जो कि बेहद इंटरेस्टिंग था। अब हम चलते हैं हमारे आखिरी सवाल पर। आखिरी सवाल है व्हाट आर पॉइंट डिफेक्ट्स। आपसे पूछा गया कि पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, डिस्क्राइब द 2 टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, 2 तरह के पॉइंट डिफेक्ट आपको बताने हैं। ये 2009 का सवाल है। सवाल कैसे, पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, जब एक सिस्टमैटिकल क्रिस्टल से एटम्स अपने आप को शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो उसी को डिफेक्ट बोलते हैं। अब उसमें 2 तरह के डिफेक्ट दिखाने। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, कहीं इंटरस्टिशियल कोई एटम जाके बस जाए, ठीक है। सब्स्टिट्यूटली लार्ज अगर एटम आ जाए तो भी डिफेक्ट आ जाता है, क्योंकि एटम्स बाकी ऊपर की तरफ शिफ्ट हुए, देखो यहां पर थोड़ी ऊपर हो, ये भी डिफेक्ट है, ठीक है। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, कहीं कोई आयन है वो यहां शिफ्ट हो गया। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, आइटम गायब हो गया, ठीक है। और उसके अलावा सब्स्टिट्यूट डिफेक्ट में बड़ा आयन होगा तो छोटा भी आ सकता है। ये सारे डिफेक्ट हैं जो कि पूरी सिस्टम को खराब कर देते हैं, इन्हीं को डिफेक्ट कहते हैं। समझ में आ गया। तो पॉइंट डिफेक्ट का मतलब कोई एटम है बाहर से आएगा या फिर अंदर से कहीं दूसरी जगह पे चला जाएगा, उसको डिफेक्ट कहते हैं। समझ में आ गया। उसमें 2 तरह के डिफेक्ट आपको क्या करने थे, एक्सप्लेन। तो वो 4 तरह के होते हैं, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, शॉर्ट की, फ्रैंकल। और आप शॉर्ट की और फ्रैंकल को आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो। शॉर्ट की मतलब दोनों आयन गायब हो जाएंगे, फ्रैंकल मतलब फ्रैंक हो जाएगा, कहीं जाके शिफ्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा 3 मार्क का क्वेश्चन है, जिसको ढंग से एक्सप्लेन करोगे तो डेफिनेटली आपको आंसर अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। और ये सारी चीज कर चुके हो। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, नॉन आयनिक होता है, एक एटम गायब होता है, सल्फर। इंटरस्टिशियल क्या होता है, कोई एक नॉन आयनिक होता है, कोई एक एटम कहीं जाके खाली जगह पे जाके शिफ्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम, कॉपर और निकल में पाया जाता है। शॉर्ट की फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, आयन में पाया जाता है, एक आयन कहीं जाके शिफ्ट हो जाएगा। और शॉर्ट की में दोनों आयन गायब हो जाते हैं। समझ में आ गया। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। फाइनली यहां पर हमने पूरा सॉलिड स्टेट खत्म कर डाला। ये पूरा सॉलिड स्टेट बल्ले बल्ले सबको समझ में आ गया। किस किस को रॉक किया, मजा आ गया सबको, इतना मजा आया कि वाह। आएगा बेटा, सब कराएंगे ना बेटा, चिंता मत करो रिशु प्रिया।